Hi dear learners, welcome to learning of idioms with tips and tricks. This is Amir Rahman and you are attending OSC classes of English language. और इस क्लास का पर्पस है कि एक बार जब आप वोकेबलरी लर्न करने बैठें तो एक बार ऐसा याद करें कि उसको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह से इस सीरीज में आज हम एक बार फिर कुछ इडियम्स के साथ हैं, इडियम्स को हम लर्न करेंगे। इडियम्स को लर्न करने में हम कुछ आपको लिंक्स बताएंगे। इन लिंक्स को आपने हाथों हाथ नोट कर लेना है और सभी इडियम्स को लर्न करने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जब भी हम किसी इडियम को लर्न करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम उस इडियम के मीनिंग को देखें कि उस इडियम का मीनिंग क्या है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। अब इसको मुंह तोड़ जवाब देना तो हमने समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको याद कैसे रखें। दूसरा बहुत ज़रूरी एक्शन ये होता है कि हमें ये देख लेना है कि जो भी हमें इडियम दिया गया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जब भी हम कोई सेंटेंस डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव की जगह, एडवर्ब की जगह, वर्ब की जगह कहाँ पर हम उसको यूज करेंगे, नाउन की जगह जहां भी यूज करना हो। तो हमने यहाँ पर पाया कि सेकंड नंबर पर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस पहले इडियम में यह आपका वर्ब की तरह काम कर रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है लिंक क्रिएट करना। किक इन द टीथ, मुंह तोड़ जवाब देना। अब ये किक इन द टीथ पढ़ते ही हमें कैसे याद रह जाए कि इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ वह जबरदस्त झटका है जो किसी की जवाबी कार्रवाई से हमें मिलता है। तो हम इसको इस हिंदी या उर्दू से इस तरह से लिंक करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है और सामने वाले पर्सन ने कोई एक्शन लिया और अचानक से अटैक कर दिया और किक जो है सीधे मुंह पर, फेस पर लगी और किसी के दांत टूट गए, तो इसका मतलब हुआ कि जो सामने वाले का रिएक्शन आया वह किकिंग के थ्रू आया, उसने दांत तोड़ दिए। तो यहाँ पर लिटरली इडियम उसको कहते हैं जहां पर वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं निकलता बल्कि उसका अपना एक अलग मीनिंग होता है। तो किक इन द टीथ का मतलब इडियम में ये नहीं होगा कि सीधे सीधे दांतों पर, फेस पर या आपके जॉ पर किसी ने किक मारी और दांत तोड़ दिए, नहीं। वहां पर दांत तोड़ने का मतलब यह है कि आपको, हमें या किसी को ऐसा रिप्लाई मिला जिसका आंसर देना मुश्किल था। तो किक इन द टीथ, तो यहाँ पर जो लिंक बनेगा किक और टीथ का मतलब हुआ कि मुंह तोड़ जवाब देना या जबरदस्त झटका देना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस तरह से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत पढ़ाकू हैं और आपको लगता है कि लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे, पर दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब आपका यूपीएससी के थ्रू अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो वह आपकी सक्सेस लोगों के लिए किक इन द टीथ होती है और आप मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं। अब इस पूरी स्टोरी और जो भी हमने फ्रेजेस लिंक किए हैं से आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे इडियम ओवर एग द पुडिंग को लेकर के। ओवर एग द पुडिंग का जो मीनिंग है वह है किसी चीज को सुधारने के चक्कर में और बिगाड़ लेना। आपने कई बार सुना होगा कि जब हम किसी चीज को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ओवरडू कर जाते हैं। ओवरडू करने का मतलब है कि यदि हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं और उसको अच्छा करने में बार बार कलर टचिंग करते हैं ब्रश से और वह खराब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। तो अब हमने मीनिंग जान लिया। मीनिंग जानने के बाद अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है। तो ये ओवर एग द पुडिंग का मतलब यहाँ पर अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एडवर्ब है नहीं। अगर आप किसी काम में ओवरडू करते हैं तो उसकी वर्ब ओवरडिड, ओवरडन आती है। इसी तरह से ओवर एक्ट, ओवर एक्ट, ओवर एक्ट, तो ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। यह है आपका इडियम नंबर 2 जो कि वर्ब की तरह से काम कर रहा है। अब सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग मीन शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है।
अगर आप एक पुडिंग पुडिंग का मतलब हुआ कि आप एक कोई स्वीट डिश बना रहे हैं जो एग से बनती है, एग उसका एक इंग्रेडिएंट है, उसमें एग से अलग कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनाना वगैरह यूज करते हैं। अगर आपने उस पुडिंग को अच्छा बनाने में या ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए केले की खीर बनाने में केला जो इंग्रेडिएंट है उसको एक्सेस में डाल दिया, उसको ज्यादा यूज कर लिया, या आपने उसमें एग उसकी क्वालिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो वह पुडिंग एक लिमिट के बाद एग को यूज करने में खराब हो जाएगी। इट मींस पुडिंग मींस जो भी खीर को भी जो स्वीट डिश आप बना रहे हैं, अगर आप उसमें बार बार एग को मिक्स कर रहे हैं और एग की क्वांटिटी ओवरडू हो गई, ज्यादा हो गई, तो वह पुडिंग खराब हो जाएगी। तो इस तरह से इस सेंस को आप जोड़ सकते हैं कि किसी चीज को सुधारने के चक्कर में किसी एक काम को ज्यादा कर लेना, इट मींस कि किसी चीज को सुधारने के चक्कर में और बिगाड़ लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा तीसरा इडियम है पास मस्टर। पास मस्टर जिसका मतलब होता है टू मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। पहले इसको समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी बात का एक निश्चित स्तर है, उस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटी चाहिए, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने में हम यूज करते हैं पास मस्टर। पास मस्टर तो मान लीजिए कि हम कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसके लिए एक अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए, और हमारे पास वह अच्छी सी तैयारी है तो हम उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें पास हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि वी विल पास द मस्टर टू बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम। तो यहाँ पर हुआ किसी स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत ही सधी हुई तैयारी करना। तो अब हमें ये जानना है 2 नंबर पर कि पास मस्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पास मस्टर, यहाँ पर जो पास है ये आपको वर्ब की तरह से काम करेगी, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप कहेंगे ही पासिस मस्टर, ही पास मस्टर। तो पास, पास्ड, पास्ड और पासिस की तरह से आप इसको यूज करने वाले हैं। अब हमारा थर्ड वर्क होगा कि हम इसका लिंक बनाएं कि पास मस्टर को किसी निश्चित स्तर तक जाने के लिए क्या तैयारी करें। तो मस्टर का मतलब होता है कोई भी आर्मी के पर्सनल, कोई भी ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग से पास हो जाते हैं तो आप किसी भी जगह पर जाकर एक निश्चित स्टैंडर्ड तक अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। और हम कैसे टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से लिंक करें कि हमें पास मस्टर देखते ही, पढ़ते ही या सोचते ही टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तुरंत माइंड के अंदर आ जाए। देखिए मस्टर जो होता है एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। अगर हम मस्टर को मीनिंग वाइज देखें, चूंकि हमें लिंक करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस मस्टर मीन्स मिलिट्री ट्रेनिंग को ले लेते हैं। या मस्टर ऑफ करेज नाम का एक इडियम याद अगर हमें होता है तो हम सोचते हैं कि मस्टर ऑफ द करेज का मतलब होता है कि साहस को इकट्ठा करना और किसी काम को करना। और जब हम साहस को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम किसी भी काम के लिए जो शर्तें हैं उनको पूरा कर पाते हैं। और अगर हम कोई ट्रेनिंग, जो मिलिट्री ट्रेनिंग की हमने बात की मस्टर को लेकर के, अगर हम उसको पास कर लेते हैं तो हम जो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसका लेवल पार कर लेते हैं। इट मींस एक जो निश्चित शर्त है कहीं पर सिलेक्शन की, उसको हम छू लेते हैं। तो इस तरह से पास मस्टर से आप इसको अच्छे से लिंक करके समझ गए होंगे। जंप ऑन द वैगन, ये आपका है इडियम नंबर 4, और इसका जो मीनिंग है वह है किसी भी फैशन का अंधा अनुकरण करना, यानी टू फॉलो ब्लाइंडली। जैसा कि इसका मीनिंग बता रहा है कि किसी भी चीज को बड़ी नासमझी के साथ, बिना सोचे समझे, और अगर हम थोड़ा भद्दी लैंग्वेज में बात करें, बड़े अंधेपन से फॉलो करने वाली सिचुएशन हो, तो वहां पर ये वर्ब के तौर पर लगेगा। तो हमने यहाँ पर मीनिंग देखा टू फॉलो ब्लाइंडली, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा कि जंप 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 वर्ब की तरह से यूज हो जाएगा। अब हमें इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में यूज करना देखना है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक XYZ कंपनी है और सब उसी कंपनी के गैजेट्स खरीद रहे हैं, और उससे अच्छी दूसरी चीजें भी हैं, बट किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है, और एक ही चीज का अनुकरण, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं सब। बिल्कुल जिसके पास वो गैजेट होता है उसे लगता है कि सोसाइटी में बहुत बड़ा वो प्रॉस्पर पर्सन है,
तो इस तरह हम कहेंगे कि वे उस गैजेट का जो है जंप ऑन द बैंड वैगन कर रहे हैं। तो यह तरह से भी सेव कर सकते हैं, जो कि अभी हम लिंक से सीखेंगे कि मान लीजिए कोई मैरिज प्रोसेशन चल रहा है, कोई बारात निकल रही है और बैंड बजना शुरू हुआ, वैगन जो कि गाड़ी को भी कहते हैं, कार को भी कहते हैं, और वह जिसमें डीजे लगा हुआ है वह बहुत ही तेज म्यूजिक को क्रिएट कर रहा है और सब लोग उसकी आवाज़ को सुनकर के अपनी बिल्डिंग्स की विंडो से बाहर झांकने लगते हैं और देखने लगते हैं और एकदम भाग कर जाते हैं। कई बार वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स भूल जाते हैं कि बाहर झांकने में वो क्या क्या रिस्क उनको हो सकते हैं। तो जंप ऑन द बैंड वैगन इट मीन्स कि जैसे ही किसी बारात को निकलने की आवाज़ सुनी, एवरीबॉडी जंप टू द विंडो, तुरंत खिड़की पर पहुंचते हैं और वहां से देखना शुरू करते हैं। तो इसको हमने रिलेट किया जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी किसी म्यूजिक वाले वैगन को देखने के लिए लोगों ने जंप किया है और वह एक भाग कर गया, दूसरा भाग कर गया, सब उसके पीछे लगे, सब जाकर एंजॉय कर रहे हैं। तो वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और कई बार मान लीजिए कि वो विंडो जो वीक थी वो टूट जाती है और एक मिस हैपनिंग का कॉज बनता है। तो इस तरह से यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जंप द बैंड वैगन टू फॉलो ब्लाइंडली, और बैंड वैगन को आप मैरिज प्रोसेशन या डीजे वाली गाड़ी से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इसके बाद इडियम नंबर 5 है पाई इन द स्काई। अब पाई इन द स्काई का मतलब होता है इमेजिनरी थिंकिंग, इमेजिनरी पाई इन द स्काई का मतलब होता है अ फैंसीफुल आइडिया, अ फैंसीफुल आइडिया। अब ये फैंसीफुल क्या है, यानी एक कल्पना, एक कल्पना जो कि अर्थहीन है। इट मीन्स पाई इन द स्काई का मतलब है हवाई किले बनाना। अब आप हवाई किले तो समझते होंगे, इट मीन्स बिना सच्चाई के किसी चीज की उम्मीद करना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने मीनिंग इसका समझ लिया। मीनिंग समझने के बाद पाई इन द स्काई तो हम जानेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट पर काम करेगा। इट मीन्स नाउन तो ये है ही। अब हम इसका लिंक क्रिएट करेंगे। अब आपने सुना होगा हवाई पुलाव बनाना। तो पुलाव बनाना मतलब कि हमारे पास न चावल है न दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं और हम ऐसे ही कुछ बेतुकी बात सोच रहे हैं जो कि संभव नहीं है, या हवाई किले बनाना क्योंकि किला हवा में नहीं बनता। इसी तरह से जो पाई वर्ड है ये एक तरह की एक डिश है और डिश स्काई में नहीं बनती, उसके लिए कोई स्टैंड चाहिए, उसके लिए कोई फायर प्लेस चाहिए, तब वो डिश तैयार होती है। तो यहाँ पर पाई इन द स्काई का मतलब ये हुआ कि कोई भी काल्पनिक सोच, इट मीन्स अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट जो काम पूरा नहीं हो सकता, मात्र कल्पना के अंदर वह बसता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं कि टू गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज जस्ट मेकिंग पाई इन द स्काई। मतलब बिना मेहनत के सक्सेस हासिल करना हवाई किले बनाना है, क्योंकि हवा में किले बन नहीं सकते। रेत की दीवार बनाना है क्योंकि रेत से दीवारें नहीं बन सकती। ये हिंदी के इसके इडियम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका लिंक बनेगा वह लिंक आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पाई लिया और स्काई लिया, और पाई और स्काई जो है आपका फैंसीफुल आइडिया हो गया। फैंसीफुल आइडिया का मतलब होता है कि कल्पना में बनने वाला कोई भी विचार, यानी विचार जो सिर्फ कल्पना मात्र तक रह जाए, उसका एग्जीक्यूशन ना हो सके, जो कि प्रैक्टिकली हम जिसको एग्जीक्यूट ना कर सकें, यानी कोई भी बात जो कल्पना में है और कल्पना में ही रह जाए, उसका जो रियलिस्टिक लाइफ में हम कोई यूज ना कर सकें। तो पाई इन द स्काई का मीनिंग अ फैंसीफुल आइडिया आप लर्न कर लें। अब आते हैं इडियम नंबर 6 की तरफ। इडियम नंबर 6 में हमने देखा इडियम है प्ले बाय ईयर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, यानी मन की इच्छा के अनुसार काम करना, नेकी, कोई सोच समझ या बुद्धि पर। मन की इच्छा
पर कार्य करना, न कि सिद्धांत पर, न कि सिद्धांत पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मन में है तो हम काम कर रहे हैं और जरूरत है, लॉजिकली हमें वो काम करना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते जो सिर्फ मन के पीछे पीछे भागते हैं। तो प्ले बाय ईयर इट मीन्स आज अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी काम के लिए दूसरे की तारीफ कर दी तो उस तारीफ की वजह से आप उस काम करने को लग गए, बल्कि ना तो वह समय था और ना ही उस काम को करने की उस वक्त जरूरत थी, बिकॉज सिद्धांत के अनुसार वह काम उस समय नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसा हमने सुना वैसा शुरू कर दिया, यानी हमारी इच्छा जागृत हुई और हमने कोई भी काम करना शुरू कर दिया, ना ये देखा कि क्या समय है और क्या उसकी उपयोगिता है। तो इस तरह से हमने इसके मीनिंग को समझा। समझने के बाद हमने दूसरी चीज देखी कि ये जो है आपका वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। तो सेंटेंस में टेंस के अनुसार आप प्ले, प्लेड, प्लेड यूज करेंगे। अब हम काम करेंगे इसके लिंक पर, और इसके लिंक को आप इस तरह से बनाएंगे कि जो चीज आपके कान में पड़ी, आपके मन में इच्छा जगी और आप तुरंत काम आपने करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि उस कार्य को उस समय करने की कोई जरूरत ही ना हो, यानी सिद्धांत के वह अगेंस्ट हो, सिद्धांत के विरुद्ध हो। तो प्ले बाय ईयर यानी सिर्फ कान में बात पड़ी और हम इंस्पायर हो गए, हमने करना शुरू कर दिया, जबकि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य उस समय नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि प्ले बाय ईयर का मतलब हुआ कि मन के अनुसार कार्य करना, किसी भी तर्क बुद्धि, किसी भी लॉजिक या किसी भी सिद्धांत के अनुसार न करना। तो इसके बाद हमारा इडियम नंबर 7 है टू कीप द पाउडर ड्राई। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। तो ये मीनिंग तो हमारे सामने आ गया, तैयार रहना। हमने रहना क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा जो होता है इडियम को लर्न करने का, हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये वर्ब है, क्योंकि टू हटाकर कीप, कैप्ट, कैप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कीप, कैप्ट, कैप्ट में हमने यहाँ पर वर्ब ली। मीनिंग हमारा हर परिस्थिति में तैयार रहना हो गया। रहना वर्ब को शो करता है, इसलिए चूंकि यहाँ पर कीप है। तो अब हम इसका लिंक बनाएंगे कि हर परिस्थिति में तैयार रहना किसका अर्थ है? टू कीप द पाउडर ड्राई का। इसमें ऐसा क्या लिंक बनाएं कि टू कीप द पाउडर ड्राई हर परिस्थिति में तैयार रहने से लिंक कर जाए। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे इसके अंदर कि पाउडर को थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए जैसे कि आप गरीब हैं और आपके पास थोड़ा सा आटा है। अगर आपके पास थोड़ा सा आटा है तो उस आटे में कितना पानी मिलाना है ये आपको तय करना पड़ता है। अगर आपको आटे से रोटी बनानी है तो कितना पानी चाहिए, पूरियां बनानी है तो कितना पानी उसके अंदर चाहिए, अगर कुछ और बनाना है तो आपको कितना पानी चाहिए। लेकिन अगर आपने पानी एक बार उसके अंदर मिलाकर मिक्स करके पतला कर लिया और आपकी रिक्वायरमेंट किसी टाइट चीज को बनाने की पड़ी तो आप बना नहीं पाएंगे, यानी आप हर परिस्थिति के लिए तैयार नहीं हैं। आपने हिंदी में एक इडियम सुना होगा कि कंगाली में आटा गीला, यानी आटा भी था और वो भी गीला हो गया। इट मीन्स अब मेरे को सूखे की जरूरत पड़ी तो मेरे पास सूखा नहीं है, अर्थात मैं हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो यहाँ पर टू कीप द पाउडर ड्राई का मतलब है अगर मेरे पास थोड़ा मटेरियल है और मैंने उसको किसी एक सर्टेन सिचुएशन के अनुसार ना बना करके उसको अभी सेव करके रखा हुआ है कि पाउडर ही फॉर्म में रखा है, मैंने उसे वाटर के साथ, मिल्क के साथ या किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स नहीं किया है, तो इट मीन्स मैं उस आटे से कुछ भी चीज तैयार कर सकता हूं, चाहे वह ज्यादा पानी मिलाकर तैयार करने वाला हो, चाहे कम पानी मिलाकर तैयार करने वाला हो। तो इस तरह से जो हमारा पाउडर है अगर हम ड्राई रखते हैं तो हम उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं आने वाली सिचुएशन की डिमांड के अनुसार। तो इस तरह से टू कीप द पाउडर ड्राई को हमने रिलेट किया हर परिस्थिति में तैयार रहने से। इसके बाद हमारा इडियम नंबर 8 है आउट ऑफ वंस हेयर। इसको सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है के तंग करने से दूर,
के तंग करने से दूर। सुनने में थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है कि के तंग करने से दूर, भाई ये क्या बात आ गई, यानी जब आप किसी के तंग होने से बच जाएं, तो आउट ऑफ वंस हेयर का मतलब है के तंग करने से दूर। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, और जब आप स्टडी करने बैठते हैं या आपको ऑफिस जाना होता है या घर का आप कोई काम करते हैं तो वो उस काम को नहीं करने देते, तो आउट ऑफ वंस हेयर यानी वो बच्चे अब आपसे दूर हो जाएं तो आप वह काम कर पाएंगे, या उनको कोई दूसरा टैकल कर ले तो आप काम कर पाएंगे अगर उन बच्चों को कोई कंट्रोल कर लेता है। तो ये हमने यहाँ पर मीनिंग सीखा। मीनिंग के बाद हम देखेंगे कि ये जो है ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये हाउ का आंसर देता है और ये हमारा एडवर्ब हुआ। और ये सेंटेंस के जनरली नॉट के प्लेस पर, सेंटेंस के बिगिनिंग में, ये लास्ट में लगता है, इसके 3 प्लेसेस होते हैं। अब हम इसको रिलेट करेंगे कि के तंग करने से दूर का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपके जो हेयर हैं, हम यहाँ पर लिंक करेंगे हेयर से, आपके जो हेयर हैं उसमें कोई भी बबल गम या च्युइंग गम चिपक गई। अगर आपके बालों में च्युइंग गम चिपक गई तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, क्योंकि वो छूटेगी नहीं आसानी से। तो अगर आपके हेयर से वे च्युइंग गम आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, यानी च्युइंग गम ने आपको टेंशन देना बंद कर दिया, यानी आपको तंग करना बंद कर दिया, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आउट ऑफ वंस हेयर। अगर आप कहीं पर खड़े हुए हैं, आपके बाल खुले हुए हैं, आप पीछे को हटते हैं और दीवार पर लगी हुई कोई चीज आपके बालों को पकड़ लेती है, तो आप तंग हो गए हैं, यानी वो दीवार या वो कोई भी क्लास आपको तंग करने लगता है। लेकिन जब वह छूट जाता है तो यू आर आउट ऑफ वंस हेयर, यानी आपके बाल वहां से छूट जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ आउट ऑफ वंस हेयर का मतलब है कि किसी चीज के जो कि आपको तंग कर रही थी से दूर हो जाना। इट मीन्स यू कैन से ऑन संडे वी आर आउट ऑफ आर हेयर। तो यहाँ पर जो वंस है उसमें आपका पॉजिटिव केस लगेगा, आर लगेगा, योर लगेगा, हिज लगेगा। इस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। कीप वंस आईज पील्ड, इसका मतलब है टू बी अलर्ट। कीप हमने मीनिंग जान लिया, ये वर्ब है, कीप कैप कैप, और इसका मतलब हुआ टू बी अलर्ट। अब हम इसको लिंक करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको पील से लिंक करेंगे। पील का मतलब होता है छीलना, और छीला क्या जाता है, मान लीजिए कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, उसके ऊपर एक स्किन होती है जिसे आप छिलका कहते हैं। जब आप उस छिलके को छुटाते हैं तो उसको पीलिंग कहते हैं, उसको छीलना कहते हैं, ठीक है। तो जब अब हमारी जो आईज हैं, हमारी आईज में जो आईलिड है, जो पलक है, वो आई का छिलका है, ऐसा सपोज कर लीजिए। जब आप उस छिलके को छुटा लेते हैं तो हिंदी में आपसे कहा जाता है आंखें खोल कर रखिए। तो आंखें खोलिए मतलब आपने आईज पील कर ली, जो आई का जो छिलका है उसे छुटा दिया। इट मीन्स आप अलर्ट हैं। तो यानी पलकों को खोले रखना, आईज को खोले रखना, और आंखें खोलने का मतलब हुआ टू बी अलर्ट, यानी कीप योर आईज पील्ड व्हेन यू आर अलोन। तो इट मीन्स यू शुड बी अलर्ट व्हेन यू आर अलोन। पीस ऑफ केक, इसको हम एक दूसरे इडियम कप ऑफ टी से भी जानते हैं, और कप ऑफ टी, इन दोनों का मतलब जो निकल करके आता है वह मतलब निकल करके आता है इजी टास्क, यानी आसान काम। तो पीस ऑफ केक ये नाउन फ्रेज का काम करेगा या नाउन का काम करेगा। तो यहाँ पर ये नाउन के साथ अपने आप में आसान होना भी बता रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है आपका। हम इसको अब रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे कि कैसे हमें याद रह जाए। देखिए जो पीस ऑफ केक होता है बस आपको उठाना और खाना होता है, इट मीन्स इजी टू यूज है। अगर कप ऑफ टी है तो चाय बनकर आ चुकी है, आपको केवल सिप करना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो इट इज वेरी इजी टू यूज। तो इसी तरह से ये जो कप है और ये जो टी है, ये आपको तैयार होकर आई, आपने केवल उठाकर पीना है। ना तो आपको ये टेंशन लेनी कि जो टी थी किस गार्डन में ग्रो की गई थी, शुगर किस शुगर केन से बनकर आए थे, किस किचन में ये चाय बनी थी, नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहाँ पर आ गया पीस ऑफ केक या कप ऑफ टी, तो ये हुआ इजी वर्क। आई होप
ये बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। अब देखते हैं कुछ दूसरे इडियम्स भी। टू कीप वंस हेड या कीप वंस हेड, इसका मतलब है कि बिटर सिचुएशन में भी टू स्टे काम। टू स्टे काम का मतलब है कि शांत बने रहना। इट मीन्स विरोधी परिस्थिति में भी शांत बने रहना। तो हमने मीनिंग सीखा कीप वंस हेड, यानी इस मीनिंग को रिलेट करते हैं लॉजिकली कि अपने हेड को बिखरने ना देना, अपने हेड को बहुत ही केंद्रित रखना, बिखरने ना देना। तो टू स्टे काम यानी शांत रहना। तो कीप वंस हेड ये वर्ब हुआ जो कि हमारा लर्निंग का पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 एंड फाइनल पॉइंट इज कि हम इसको रिलेट करेंगे। अगर हम अपने हेड को कीप करते हैं, बिखरने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हम शांत हैं और हमारे जो माइंड के जो थॉट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हैं और हम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। तो यानी अपनी जो आपकी सोच है, जो हेड है, उसे शांति के साथ मेंटेन रखना, अपने विचारों को बिखरने ना देना, दूसरे के दबाव में ना आना। ऑन थिन आइस आपने सुना होगा हिंदी में अनिश्चित स्थिति। अनिश्चित स्थिति को आप एक हिंदी उर्दू के इडियम में कहते हैं कि कब्र में पांव लटकना। अनिश्चित स्थिति यानी कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, कल क्या होगा या क्या होने वाला है वो हमें नहीं क्लियर कि कल क्या होगा। तो हम कहेंगे प्लीज टेक केयर, यू आर ऑन अ थिन आइस। अब कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स बहुत ही क्रूशियल टाइम है, प्रॉब्लम वाला समय है, तो वहां पर ऑन थिन आइस यूज होता है। तो यहाँ पर हमने मीनिंग समझ लिया, यहाँ पर हमने जान लिया कि ये हाउ की तरह का आंसर दे रहा है किस स्थिति में, ऑन थिन आइस में। तो ये आपका एडवर्ब हुआ। और अब हम इसको लिंक करेंगे। देखिए, अगर आप अंटार्कटिका के बारे में जानकारी रखते हैं या किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर नदियाँ सर्दी के समय में जम जाती हैं, तो कहीं पानी जो है बहुत मोटाई तक जमता है, गहराई तक जमता है, और कहीं पर पानी अपर सरफेस पर जमता है और हम जाकर खड़े हुए और वो आइस लेयर टूट गई और हम पानी में डूब गए। तो अगर हम थिन आइस पर खड़े हैं तो यानी अनिश्चित स्थिति है, कब्र में पैर लटके हुए हैं, मतलब कि अंत नजदीक आ रहा है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद इन द मेल्टिंग पॉट, मुझे लगता है कि इसका मीनिंग भी लगभग यही है। और इन द मेल्टिंग पॉट जो है ये भी आपका एडवर्ब है। और ये भी मेल्टिंग पॉट, अगर मान लीजिए आपका जो पॉट है, अगर आपने कागज में चाय बनानी है, सुनकर जो है बड़ा रिडिकुलस लगेगा, तो आपके कागज जलने से पहले वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होनी चाहिए जो आप पूरी कर लेना चाहते हैं। तो यानी अनिश्चित स्थिति है कि वह पूरी हो पाएगी या नहीं। तो बिल्कुल कब्र में पैर लटके हुए जैसी स्थिति हुई, यानी जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, वही जो है रिमूव होता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन उसके पीछे लगा हुआ है, और आपका फ्यूचर वहां पर लॉन्ग एग्जिस्टेड हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसको जब हम लिंक करेंगे इस मीनिंग से, तो इन द मेल्टिंग पॉट यानी पॉट, मान लीजिए कि कोई आपका वैक्स का बना हुआ पॉट है, उसमें कुछ अशर्फियां रखी हुई हैं और धीरे धीरे करके पॉट को हीट पकड़ रही है और पॉट नीचे से मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो बड़ी अनिश्चित स्थिति है। अब आप क्या करेंगे, उन कॉइन्स को, उन अशर्फियों को बहुत जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे कि पता नहीं कब पिघल कर वो टूट जाए और सारी चीजें नीचे गिर जाए। तो इन द मेल्टिंग पॉट का मतलब भी यही हुआ कि अनिश्चित स्थिति या अनिश्चितता वाली सिचुएशन के अंदर होना, कब क्या हो जाए यह आपको श्योर ना हो। नेक्स्ट 14 इज टू कॉल अ स्पेड। अ स्पेड इसको हम हिंदी में कहेंगे मीनिंग के तौर पर सीधे सीधे या साफ साफ कहना। अगर हम इसको भद्दे वर्ड्स में कहें, बहुत ही देहाती स्टाइल में कहें, तो हम कहें मुंह फट होना या मुंह पर कुछ भी कह देना, या बिना लिहाज रखे, बिना अदब के, बिना सम्मान के, कुछ भी दूसरे की इज्जत की परवाह किए बिना एकदम कुछ भी कह देना।
तो ये इसका मीनिंग हुआ कॉल अ स्पेड, स्पेड मीन्स साफ साफ कह देना, मुंह पर बोल देना। तो यहाँ पर ये वर्ब हुआ पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट है कि हम इसको रिलेट करेंगे। देखिए रिलेट करेंगे स्पेड से। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, एक ऐसा टूल जो कि फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैसन होते हैं, लेबरर होते हैं, तो वो जो है सीमेंट तैयार करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं, तो वहाँ स्पेड की जरूरत पड़ती है। स्पेड मीन्स फावड़ा। तो अगर आप किसी के मुंह के ऊपर फावड़ा चला दें तो वे जो चुभने वाली बातें हैं जो उस समय नहीं बोली जानी चाहिए, तो हम उनको फावड़े से रिलेट कर सकते हैं। तो फावड़े की तरह से जो कि देखने में खूबसूरत नहीं होता, खराब सा लगता है और काफी नुकसान पहुंचा सकता है फेस पर, तो उसको अगर आप स्पेड से लिंक करें, साफ साफ कहना, तो इसका मतलब हुआ कुछ भी ऐसा बोलना जो सामने वाले को हार्श फील हो सकता है, चुभ सकता है, वह बिना हेजिटेशन के कह देना। टू कॉल ए स्पेड, स्पेड पर आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज टू कीप वंस फेस स्ट्रेट। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। टू कीप वंस फेस, वंस किसी का भी, जिसका भी है, फेस इमोशनलेस। इमोशन मीन्स, इमोशन भाव को कहते हैं, और लेस मीन्स विदाउट, यानी आपके चेहरे से ये पता ना चले कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रियलिटी है वो पता ना चलना को हम एक्सप्रेस करते हैं टू कीप वंस फेस स्ट्रेट, यानी अपने चेहरे को ऐसा दिखाना कि आपको बुरा लगा है, अच्छा लगा है, आप नॉर्मल हैं, ये आपके चेहरे को देखकर नहीं कोई अंदाजा लगा सकता, यानी भावना रहित या भाव शून्य चेहरा। तो अब ये हो गया मीनिंग। मीनिंग के बाद यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पता चला कीप आने से ये वर्ब हो गया। अब हम इसको फाइनली लिंक करेंगे। तो फेस स्ट्रेट, जो आपने देखा होगा कि जब सोल्जर्स परेड करते हैं तो कमांड में वे थक गए हैं, वे बहुत जोश में हैं, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देकर नहीं बताते, अपने एक्शन से बताते हैं। तो हम कहेंगे द सोल्जर्स कीप देयर फेस स्ट्रेट, एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड कीप हिज फेस स्ट्रेट, यानी जो भी प्रशासक है उसे अपने चेहरे पर भावों को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, बल्कि भाव शून्य अपना चेहरा रखना जरूरी होता है, जिस पर ना एंगर का मालूम हो, जिस पर ना अट्रैक्शन का मालूम हो, और जिस पर आप किसी बात से अफेक्टेड हैं, ये कोई एहसास हो। मीन्स आपके चेहरे पर जब कोई भावना नहीं नजर आती तो कहा जाता है कि आप स्ट्रेट फेस वाले हैं, यू कीप योर फेस स्ट्रेट। आई होप कि इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे जो भी इडियम्स आपको नहीं आते हैं या याद नहीं आप कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और वोकेबलरी को बहुत अच्छे से लर्न करते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।